नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी बच्चों का, सभी व्यूअर्स का, सभी लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में एंडोक्राइन सिस्टम पर सवाल है। दो महत्वपूर्ण सवाल यूपीएससी और स्टेट पीएससी में पूछे गए। आज उन दो सवालों को हम डिस्कस थ्योरेटिकल करेंगे। सवाल यह था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि में अंतर बताइए। सिर्फ अंतर लिखने थे 4। एक सवाल था जो यूपीएससी ने पूछा कि हार्मोन्स और एंजाइम में क्या डिफरेंस होते हैं। इन प्रमुख अंतरों को कोई 5 प्रमुख अंतर बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम। इन्हीं दो बिंदुओं पर बहुत सारे सवाल नीट में, बहुत सारे सवाल ऑब्जेक्टिव पीएनएसटी में, बहुत सारे सवाल एसएससी रेलवे में भी पूछे गए। आज उन्हीं सवालों पर एमसीक्यू भी करेंगे। आंसर राइटिंग के सेशन का जो पहला हिस्सा हम बनाएंगे वो उन बच्चों के लिए जरूरी होगा जो 11th 10th 12th में पढ़ रहे हैं। वो नोट्स बना ले कि बहिर्स्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर क्या है, हार्मोन्स और एंजाइम में प्रमुख अंतर क्या है, और वो जानकारियां हम आपको देने वाले हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आज कुल मिलाकर के हम आपसे 13 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। उन 13 ऑब्जेक्टिव पूछने के बाद फिर आंसर बताने का सेशन होगा। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारा सेशन शाम को 5 बजे लाइव होगा, और यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप सवाल सीधे कमेंट सेक्शन में करके हमसे पूछ सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में सिर्फ बायोलॉजी का ही नहीं, फिजिक्स का कोई सवाल है, केमिस्ट्री का कोई सवाल है, बायोलॉजी का कोई सवाल है, कंप्यूटर का कोई सवाल है, एनवायरमेंट का कोई सवाल है, आप सीधा कमेंट सेक्शन में जाकर के हमसे बात कर सकते हैं। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, यह आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी बेहतरीन कोशिश कीजिए ताकि हम आपका लाइव सेशन साइंस और टेक्नोलॉजी का यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी लेकर के लाइव सेशन आपके सामने आ पाए। एंडोक्राइन सिस्टम के पहले पार्ट में हमने इसका जो पहला वीडियो है पार्ट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको थ्योरी को जरूर पढ़िएगा। पार्ट 2 में आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें उन ग्लैंड के बारे में पार्ट 1 में बात हो चुकी है। जो स्क्रीन पर आपको चित्र दिख रहा होगा उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है, थायराइड ग्लैंड दिख रही है, थाइमस दिख रही है, एड्रीनल दिख रही है, पैनक्रियाज दिख रही है, टेस्टी और ओवरी दिख रही है। यही महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और इन्हीं के बारे में आज सवाल हम आपसे पूछेंगे। तो बच्चों, चले सेशन की ओर और थ्योरेटिकल डिस्कशन। पीएससी यूपीएससी परीक्षा जो दे रहे बच्चे, जो आंसर राइटिंग सेशन या मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनसे 2 सवाल है। पहला सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। योर आंसर शुड बी इन 4 पॉइंट्स। आपका उत्तर 4 बिंदुओं पर ही होना चाहिए, यह शर्त है। दूसरा सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम। इट शुड बी इन 5 पॉइंट्स। हार्मोन्स और एंजाइम में क्या अंतर है, यह अंतर आपको सिर्फ 5 बिंदुओं में बताना है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए हम इंग्लिश का पीडीएफ लेकर के आए हैं, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए हिंदी हम खुद हाथ से लिख करके समझाएं। तो चले सेशन की ओर और फिर से एक चित्र आपके सामने। पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये तीनों ग्लैंड हमारे खोपड़ी वाले हिस्से में हैं, और ये हाइपोथैलेमस और पिनियल ग्लैंड के बारे में विस्तार से इसके पहले हमने डिस्कशन किया है। आप जरूर पहला वीडियो देखिएगा,
क्योंकि ज्यादातर सवाल नीट में, पीएनएसटी में हाइपोथैलेमस पर पूछे गए। और एक सवाल तो यूपीएससी ने पूछा कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो पिट्यूटरी का भी बाप है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी कंट्रोल करता है। उत्तर दीजिएगा हाइपोथैलेमस। ऐसे बहुत सारे सवाल इसके पहले वाले वीडियो पर हो चुके हैं। ज्यादा इधर समय नहीं लगाएंगे, सीधा हम थ्योरेटिकल डिस्कशन पर चलेंगे। फिर से एक बार ग्लैंड आपको याद दिलवा करके, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, एड्रीनल, पेनक्रियास, किडनी, टेस्टिस, ओवरी, ये प्रमुख ग्रंथि। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनके लिए पहले पॉइंट में हमने लिखा है कि एंडोक्राइन जो होती हैं, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड। इनके पास नाली नहीं होती। दे मे हैव और मे हैव नॉट डक्ट। एक्सोक्राइन में मे हैव और मे हैव नॉट, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। ध्यान से सुन लेना कि एक्सोक्राइन में दोनों स्थितियां हो सकती हैं, या तो नाली होगी या नाली नहीं होगी। अंतर 11th और 12th वाले बच्चे इस बात को जरूर समझ लें। सिक्रीटिंग सब्सटेंस, इससे निकलने वाला पदार्थ जो होता है वो हार्मोन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड हार्मोन। इससे निकलने वाला हार्मोन जो होता है ये एंजाइम कहलाता है, पसीना कहलाता है, दूध कहलाता है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने का ट्रांसपोर्ट प्रोसेस थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। पर इसके पास तो नाली है ना। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस थ्रू डक्ट्स आर ट्यूब। दे कंट्रोल लॉन्ग टर्म एक्टिविटी और टारगेट ऑर्गन। ये जब कंट्रोल करते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये लंबे समय तक इनका प्रभाव होता है। किसका? हार्मोन्स का, एंडोक्राइन ग्लैंड का लंबे समय तक प्रभाव होता है। दे कंट्रोल शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, ये थोड़े समय के लिए। जैसे आपने खाना खाया, एंजाइम निकला, एंजाइम ने भोजन का डाइजेशन किया, घंटे 1-2 घंटे रहेगा उसका प्रभाव, इसके बाद खत्म। इसकी महत्वपूर्ण उदाहरण वही जो लिस्ट हमने बताई है, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रीनल, टेस्टिस। बच्चों जब इस तरह से हम आपको पढ़ाएं तो आप नोट्स जरूर बनाइएगा। ये नोट्स आपके, जैसे हमने पहले पॉइंट में कहा ये डक्टलेस है, लेकिन इसके बारे में कहा ये डक्टलेस भी हो सकती है, डक्टलेस भी हो सकती है और डक्ट वाली भी हो सकती है। याद रखिए इसका फंक्शन क्या होता है। जो हार्मोन्स निकालती हैं उनका फंक्शन मेटाबॉलिज्म, उपापचय, ग्रोथ हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, वाटर, इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सकता है। लेकिन इसका फंक्शन होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। और कैसे रेगुलेट करोगे? पसीना के द्वारा। देखो आपको जब गर्मी लगती है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो आपके शरीर पर पसीना निकालती है, और वो गर्मी से वो पसीना गर्म होकर के जब उड़ता है तो एसी का काम करता है, आपका शरीर ठंडा लगता है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। बस इतना यदि आपको याद रहा तो यदि आप परीक्षा में लिखने भी गए तो बहुत बढ़िया लिखेंगे पीएससी वाले बच्चों। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपके तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी हम सवाल पूछेंगे। अभी जैसे इस सेशन थ्योरी का खत्म होगा, ऑब्जेक्टिव सेशन पर चलेंगे, फिर सवाल पूछेंगे। अब दूसरा सवाल पीएससी के बच्चों के लिए हमने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम। यू शुड राइट योर आंसर इन 5 पॉइंट्स। आपको 5 बिंदुओं पर अंतर बताने हैं, 1, 2, 3, 4। देख लो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम में हम बताएंगे हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम यंग सेल्स आर फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। एक शर्त है, नीट में सवाल पूछा गया कि ओल्ड सेल से हार्मोन्स बनते हैं कि यंग सेल से। हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, आज पढ़ लीजिए कि जो हार्मोन्स बनते हैं वो नई कोशिकाएं, जवान कोशिकाएं ही बनाती हैं हार्मोन। और इसके बाद जैसे ही कोशिकाएं बूढ़ी होती जाएंगी हार्मोन्स का बनना रुकता चला जाता है। देखो कोई जवान आदमी हो,
उसके पास हार्मोन्स की अधिकता होती है, और जैसे जैसे वो आदमी सयाना होता जाएगा उसकी कोशिकाएं पुरानी होती जाएंगी, बूढ़ी होती जाएंगी, उसमें हार्मोन्स की कमी होती जाएगी। पहला, हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड और लिम्फ। याद रखना, इसका सर्कुलेशन ब्लड से ही होगा, शर्त है। उसने पूछा पीएनएसटी ने कि क्या हार्मोन्स का सर्कुलेशन सिर्फ ब्लड से होता है? आपका उत्तर होना चाहिए ब्लड से भी होता है और साथ ही साथ लिम्फ से भी होता है, लसिका तंत्र से भी होता है। हिंदी वाले बच्चे नोट कर लेना, लसिका से भी और ब्लड से भी होता है। हार्मोन एक्ट एज ए साइट रिमोट फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। ये एक रिमोट सिस्टम की तरह कार्य करता है। जहां इसकी उत्पत्ति होती है वहां से रिमोट, जैसे आप टीवी चलाते हो तो क्या आप टीवी के पास, पुरानी वाली टीवी यदि आपके पास होगी तो आप उसके पास जाते होगे आवाज बढ़ाने के लिए, लेकिन नई वाली यदि आपके घर में टीवी होगी तो आप बिस्तर में पड़े पड़े वहीं से ठोक देते हो, चैनल चेंज, वॉल्यूम कम ज्यादा। ये जो सिस्टम करते हो आप रिमोट से करते हो। एक उदाहरण बताएं, मान लो आप अचानक जिस कमरे में हो और उस कमरे में अचानक सांप दिख जाए, जैसे ही आपको एक भयानक सांप दिखेगा आपके शरीर की, आप डर गए, आपका मुंह फट जाएगा और हार्ट बीट जो है वो रुक जाएगी। कुछ देर के लिए सांसों की प्रक्रिया, ब्रीदिंग रुक जाती है, और जब रुक जाती है तो नियम तो यह है कि जिसकी सांस रुकती है उसका राम नाम सत्य हो जाता है, संसार से विदा हो जाता है, क्योंकि आपको तो होश नहीं है, आप तो डर गए, आपकी नजर सिर्फ सांप पर है। इसी बीच में हार्मोन निकलता है, उसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली, वहां से निकलता है इमरजेंसी हार्मोन, जाकर के हार्ट को बोलता है, अरे भैया तुम काहे बंद हो गए, ये तो निपट जाएगा आदमी, और हार्ट की बीट शुरू कर देता है। इसलिए हमने लिखा हार्मोन एक्ट एज ए साइट रिमोट फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। निकलेगा कहीं, उसकी उत्पत्ति होगी कहीं, लेकिन रिमोट से सेंसेशन फेंकेगा कहीं। हार्मोन्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर फंक्शन। हार्मोन्स की यह भी विशेषता है कि जैसे ही उसका काम खत्म होगा वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बनता रहे, स्टोर रहे, ऐसा नहीं। हार्मोन्स का काम खत्म हुआ वो बंद। केमिकली हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, स्टेरॉयड होते हैं, एमीन्स होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं स्वभावतः। इस पर भी एक लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि आजकल दवाइयां जो हैं वो स्टेरॉयड फॉर्म में आती हैं, बहुत खतरनाक है। कभी भी स्टेरॉयड नहीं लेनी चाहिए। आपका पूरा का पूरा हार्मोनल सिस्टम बिगड़ता है। कैसे बिगड़ता है, अब ये नया विषय होगा। फिर यदि आप कहेंगे कि हमको इसको भी जानना है, क्योंकि सवाल स्टेरॉयड से भी आए हैं, बायोमॉलिक्यूल्स से आए हैं, यदि आप सवाल कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेंगे तो अगला वीडियो इस पर भी तैयार करेंगे। आज एक बच्चे ने कहा है कि सर ज्वाइंट्स पढ़ा दीजिए, बोन्स पढ़ा दिया, अब कह रहे हो ज्वाइंट्स भी पढ़ाइए। जरूर हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन ज्वाइंट्स का लाए और उसको भी पढ़ाएं। तो स्टेरॉयड का क्या इफेक्ट होता है? प्रोटीन तो ठीक है, चलेगा, एमिनो एसिड ठीक है, हमारे शरीर का निर्माण वहां से होता है। स्टेरॉयड जब हम लेते हैं, ये हार्मोन ये क्या करते हैं, इस पर बात। एंजाइम के केस में देख ले, एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल लिविंग सेल्स। जितनी भी संसार में जीवित चीजें हैं सब के पास एंजाइम के बनने की प्रक्रिया होती है। मतलब हर आदमी जो लिविंग है, जो जीवित है, वो एंजाइम बनेगा ही। एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड कैरीज बाय स्पेसिफिक डक्ट। ये भी है कि दे फॉर्म्ड फ्रॉम एक्सोक्राइन एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द स्पेसिफिक डक्ट। ऐसा नहीं कि दूसरे की नाली में घुस जाओ वहां से निकल करके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, नहीं। एंजाइम कैन एक्ट एट द साइट ऑफ ओरिजिन और अवे फ्रॉम द साइट। ये जहां से निकलेगा वहां भी एक्शन कर सकता है और नाली के द्वारा 1 किलोमीटर दूरी पर भी एक्शन कर सकता है। एंजाइम्स रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ देयर रिएक्शन।
एंजाइम किसी भी तरह से रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हार्मोन तो समाप्त, लेकिन एंजाइम जैसा था वैसे ही बचा रह जाएगा। केमिकली एंजाइम ऑलवेज प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम कभी नुकसानदेह नहीं होते, ये हमेशा प्रोटीनस होते हैं स्वभाव। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए था। चलिए अब इसको हम हिंदी मीडियम में समझा देते हैं। एक एक पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट, क्योंकि इसके लिए हमने 4 पॉइंट तय किया है। पहला पॉइंट लिखिएगा कि एक्सोक्राइन, एक ऐसी लाइन बना लीजिए, इधर लिख लीजिएगा एक्सो, इधर लिख लीजिएगा एंडो। ठीक, बीच में एक लाइन खींच लीजिएगा ऐसी ऐसी। एक्सोक्राइन में पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि ये एंजाइम बनाते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में और ठोस लिख रहे हैं। पहला पॉइंट हो, ये एंजाइम बनाती हैं, जबकि ये हार्मोन्स बनाते हैं। देखिए, आंसर राइटिंग यदि पीएससी यूपीएससी की आप करते हैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी के केस में सिर्फ आपको ठोस चीजें ही बतानी है, कोई लाग लपेट नहीं करना। दूसरा पॉइंट, 4 पॉइंट पर उसने आंसर पूछे थे। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन, श्रावण डक्ट में होता है, डक्ट में या वाहिनी में होता है, डक्ट में होता है। उदाहरण के लिए यही इसका उदाहरण बता दें, उदाहरण बता दें, त्वचा की ग्रंथियां, त्वचा की ग्रंथियां और पाचन की ग्रंथियां। त्वचा की ग्रंथियां और पाचन की ग्रंथियां, इसका दूसरा पॉइंट होगा। जबकि इधर जो अंतःस्रावी होता है या एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये अपना सेक्रेशन, एंडोक्राइन अपना सेक्रेशन सीधे ब्लड में डालती है, सीधे ब्लड में डालते हैं। और ये उदाहरण के रूप में पिट्यूटरी लिख लीजिए, बहुत सारी हैं, सबको लिख सकते हैं। पिट्यूटरी 4 अंतर लिखने हैं। चलिए दूसरा भी पूरा किया। आप बढ़िया अच्छी राइटिंग से इसका नोट्स बनाएं। तीसरा लिखे देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा भी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनका जो सेक्रेटरी मटेरियल होता है, स्रावी पदार्थ प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और इनका जो स्रावी पदार्थ होता है, यह प्रोटीन का, अभी बताया है, प्रोटीन का, स्टेरॉयड का बना होता है। उधर की हिंदी अंग्रेजी सेट कर लीजिएगा। और चौथा जो अंतिम पॉइंट है वो बता दें। चौथा हो सकता है यहाँ ये वाली पॉइंट आपको मेरी फोटो लाइव सेशन के दौरान ना दिखे, कोशिश करिएगा, हम मुझसे बोल रहे हैं। इनका जो सेक्रेटरी मटेरियल यानी स्रावी पदार्थ है, इनका स्रावी पदार्थ वही कार्य करता है, वही कार्य
करता है जहां ये स्रावित होता है, जहां ये स्रावित होता है, याद करिएगा। जबकि यहां पर इनका स्रावी पदार्थ, इनका स्रावी पदार्थ शरीर में विशिष्ट स्थान पर, शरीर में विशिष्ट स्थान पर पहुंचकर विशिष्ट परिवर्तन करता है। ये चारों पॉइंट को याद कर लीजिए। देखिए, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग करते समय इतना जरूर ध्यान रखिए कि आपकी भाषा जो है किताब की भाषा ना हो, जो भी उत्तर हो वो बिल्कुल सही और सटीक हो, कोई लाग लपेट ना लगा हो, सीधा बताइए, चारों पॉइंट बता दीजिए, बढ़िया बन जाएगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सीधा टू द पॉइंट याद करें। मान लो वो पूछ देता है कि एक्सोक्राइन के जो सिक्रेटरी मटेरियल हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, आपका सही जवाब होगा प्रोटीन। लेकिन एंडोक्राइन से निकलने वाला हार्मोन किसका बना होगा, याद रखना, प्रोटीन का या स्टेरॉइड। चलिए एक दूसरे सवाल पर भी बात कर लें। हार्मोन्स और एंजाइम में 5 अंतर बताने हैं। इधर लिख दिया हार्मोन, इधर लिख दिया एंजाइम। हार्मोन के बारे में बिल्कुल सेम है। ये कहां से निकलते हैं, ये एंडोक्राइन से निकलते हैं, एंडोक्राइन से निकलते हैं। बेहतरीन नोट्स आप बनाइएगा। और रुधिर के द्वारा और ब्लड के द्वारा अपने कार्यकारी अंग में, अपने कार्यकारी अंग में जाते हैं। बहिर्स्रावी ये नलिकाओं से, नलिकाओं से, नलिकाओं से टारगेट पॉइंट पर जाते हैं। मतलब इसमें नाली नहीं है, इसमें नाली है। दूसरा 5 पॉइंट लिखना है। केमिकली यानी रासायनिक रूप से, केमिकली ये प्रोटीन्स है, पेप्टोन्स है, एमिनो एसिड है, स्टेरॉइड। नीट में यही सवाल पूछा गया, इसीलिए पूरा लिखे दे रहे हैं। केमिकली ये प्रोटीन, पेप्टोन्स, एमिनो एसिड, स्टेरॉइड अथवा इसके डेरिवेटिव हो सकते हैं, अथवा इसके व्युत्पन्न होते हैं। इधर क्या लिखते हैं, ये कोलाइडल प्रोटीन होते हैं। ये नीट का सवाल है, कोलाइडल प्रोटीन होते हैं। ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिख दे, इनका मॉलिक्यूलर वेट। यूपीएससी में एक बार यह सवाल पूछा गया कि हार्मोन्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है एंजाइम की अपेक्षा कम होता है कि ज्यादा। यदि आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। हार्मोन्स जो होते हैं कम मात्रा में जरूरत है कि एंजाइम ज्यादा मात्रा में होते हैं, ऐसा भी मॉलिक्यूलर अंदाजा लगाइए, आप उत्तर मिल जाएगा। हार्मोन्स जो होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार
कम होता है। इनका आणविक भार तीसरे पॉइंट का अधिक होता है। चौथा पॉइंट, हार्मोन्स जो है पुनः उपयोग में नहीं लिए जाते, पुनः उपयोग नहीं लिए जाते। मतलब आप चाहो कि एक बार हार्मोन बन गया, अब ये अगले प्रक्रिया में भी ये हार्मोन काम आएगा, ऐसा कभी नहीं। जब जरूरत होगी तभी हार्मोन बने। तो ये पुनः उपयोग में नहीं लिए जाते। और एंजाइम जो हैं इनका प्रयोग, लिख लीजिएगा, इनका प्रयोग पुनः हो सकता है। पांचवें पॉइंट में, अब इसको आप बेहतरीन नोट्स बना करके अच्छे से लिखिएगा। पांचवें पॉइंट में ये मेटाबॉलिक क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते। इनका एक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, क्या इनका सीधा हाथ होता है हार्मोन्स का? कभी नहीं होता। लिखना, मेटाबॉलिक क्रियाओं, मेटाबॉलिक क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते। डायरेक्ट इनका इंटरफेयर नहीं होता हार्मोन्स का। कोई भी रासायनिक क्रिया हो, कोई भी मेटाबॉलिक क्रिया हो, उसमें सीधा प्रभाव नहीं होगा। इसको सोच लीजिएगा, क्योंकि आगे इस पर भी एमसीक्यू हम आपसे पूछेंगे। और इसमें लिखिएगा, पश्चिमे में लास्ट में लिखिएगा कि ये रासायनिक क्रियाओं को, ये रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आंसर राइटिंग सेशन में भाग ले रहे बच्चे हैं उनको आंसर राइटिंग मिल जाएगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे दे रहे हैं उनके लिए एक नोट्स बन जाएगा। और जो बच्चे 9th 10th 11th की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए परीक्षा का एक सवाल बन सकता है। इसलिए बेहतरीन ढंग से डिफरेंस बिटवीन एंजाइम और हार्मोन जरूर पढ़ना। डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पढ़ लेना। इस तरह से एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, या पूरा का पूरा कहिए एंडोक्राइन सिस्टम को थ्योरेटिकल, सुपरफिशियल थ्योरेटिकल सेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में हमसे बताइएगा, उसका फिर से हम निदान बताएंगे या नया वीडियो उसका लाएंगे। अब सीधे उन 13 सवालों पर चलते हैं जो आपके लिए जरूरी है। पीएनएसटी, नीट, यूपीएससी, एमपीपीएससी और रेलवे में पूछे गए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। मानव शरीर में या ह्यूमन बॉडी में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा ब्लड कैल्शियम और फास्फेट को रेगुलेट करता है? सवाल हमारा बिल्कुल सीधा, ह्यूमन बॉडी में वह कौन सा हार्मोन है जो ब्लड कैल्शियम को और फास्फेट को हमारे शरीर में भी नियमित करता है या रेगुलेट करता है? हार्मोन से यदि आपने बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा तो तुरंत उत्तर आपसे बन जाएगा। क्या वह ग्लूकागॉन हार्मोन है? ग्लूकागॉन
गॉन हार्मोन से। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ग्रोथ हार्मोन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पैराथायराइड हार्मोन है? और डी दे रहे हैं, क्या वह थायरॉक्सिन हार्मोन है? ह्यूमन बॉडी में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा ब्लड कैल्शियम और फास्फेट को रेगुलेट करता है? क्या वह ग्लूकागॉन हार्मोन है? क्या वह ग्रोथ हार्मोन है? क्या वह पैराथायराइड हार्मोन है या थायरॉक्सिन हार्मोन है? दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर में या ह्यूमन बॉडी में निम्नलिखित हार्मोन्स में मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं? ह्यूमन बॉडी में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहां पाए जाते हैं? यह सवाल पूछा गया मध्य प्रदेश पीएससी में। यह पूछा, क्या वह स्मॉल इंटेस्टाइन में? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पैनक्रियाज में? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह स्टमक में पाए जाते हैं? क्या वह हार्ट में पाए जाते हैं? ह्यूमन बॉडी में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहां पाई जाती हैं? यह दूसरा सवाल, सरल सवाल। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, ह्यूमन बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? सोच समझ करके जवाब देने की कोशिश करिएगा। कुछ को कंफ्यूजन हो सकता है, पर आप कंफ्यूज मत होइए। सीधा ही सवाल हमने पूछा है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ग्लैंड है, ग्रंथि है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मस्कुलेचर है, मांसपेशी है, मस्कुलेचर है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मेम्ब्रेन है या झिल्ली है? ह्यूमन बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड का एक्चुअल पोजीशन हमने पूछा कि क्या वह कनेक्टिव टिश्यू है, क्या वह ग्लैंड है, क्या वह मस्कुलेचर है, क्या वह झिल्ली है? यह हमारा तीसरा सवाल था। आइए बच्चों, चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मैमरी ग्लैंड से या दुग्ध ग्रंथ से, मैमरी ग्लैंड से लैक्टेशन या दुग्ध स्राव होने में मदद करता है? यह भी सीधा ही सवाल है। पेनस्टी ने पूछा, कौन सा हार्मोन मैमरी ग्लैंड से दूध का स्राव होने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है? ऐसा समझ लीजिए आप। यदि आपने हार्मोन पढ़ा होगा तो बनेगा ये, क्या वह एड्रीनलिन हार्मोन है,
एड्रीनैलिन हार्मोन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह थायरॉक्सिन हार्मोन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। इसमें से एक उत्तर सही है। कौन सा हार्मोन मेमोरी ग्लैंड से दुग्ध स्राव की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, सीधा सवाल। 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। ह्यूमन में या मनुष्य में, सवाल थोड़ा बड़ा है, समझिएगा इसको। मनुष्य में नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले स्तन ग्रंथि मतलब मेमोरी ग्लैंड से निकले, स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है। पहले स्राव को पिलाया जाता है, सब जानते हैं। वो तो एक जमाना था जब शुरू का होता था, बच्चा माँ के पेट से निकलता था तो उसकी मेमोरी ग्लैंड को दबा करके पहला दूध जो दाई होती थी बाहर करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज आप समझोगे कि जो पहला गाढ़ा पीला दूध निकलता है उसको पिलाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, यही सवाल नीट ने पूछा है, यही सवाल पीएनएसटी ने भी पूछा। पहले स्राव को पिलाया जाता है। अब इसको कहते क्या है, जो पहला स्राव, जो गाढ़ा पीला पारदर्शक दूध निकलता है शुरू का, वो पहला गाढ़ा पीला दूध कहलाता क्या है? पता हो आप तो लिखिए कमेंट सेक्शन में। दो सवालों को हमने एक साथ जोड़ा है। ह्यूमन में नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम कहते हैं। स्टेट पीएससी में एक बार पूछा गया कि मां से जो पहला दूध निकलता है उसको क्या बोलते हैं, तो आपका उत्तर मिल गया कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम शिशु को क्या प्रदान करता है, क्यों वो गाढ़ा पहला दूध जो है पिलाना चाहिए? सीधा सवाल ये है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या विकास के लिए आवश्यक तत्व देता है, विकास हेतु आवश्यक तत्व, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देता है फॉर द डेवलपमेंट। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या विकास के लिए और पोषण के लिए बहुत जरूरी है, क्या वह न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट देता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह निद्रा रोग देता है, सो जाओ। ह्यूमन में नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम शिशु को क्या प्रदान करता है? विकास हेतु आवश्यक तत्व देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट में भाग लेता है, या सिर्फ नींद के लिए जिम्मेदार है। 6वां सवाल आपके स्क्रीन। निम्नलिखित में से
ब्लड शुगर स्तर को, ब्लड शुगर लेवल को कौन नियंत्रित करता है, कौन रेगुलेट करता है? अब इसका अर्थ तो कई बार हमने अनअकैडमी की क्लास पर आपको बताया है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में क्या अंतर है। कंट्रोल किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन या रेगुलेशन किसको कहते हैं? यहां एक बार फिर समझा दें आपको। मान लीजिए एक बच्चा एक गड्ढे की तरफ दौड़ करके उसमें कूदना चाहता है, तो उसको बचाने के दो तरीके, या तो उसका हाथ हम पकड़ लें और पकड़े नहीं, गड्ढे में नहीं जाने देंगे, दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड कंट्रोल, पकड़ लिया, कंट्रोल। दूसरा यह हो सकता है कि हम बच्चे को समझाएं कि बच्चे यदि गड्ढे में गिरोगे तो चोट लगेगी, और बच्चे का दिमाग काम करना शुरू कर दे कि हां इधर यदि हम गए तो गिर जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन। नियम के अनुसार, समझ के अनुसार चलने वाले लोग रेगुलर कहलाते हैं, रेगुलरिटी होती है उनमें। कई बच्चों को जब क्लास लाइव होती है तो 5 बजे लाइव नहीं आते, कितने बजे आएंगे, 5:30 आएंगे, 5:15 आएंगे। आपके जीवन में भी रेगुलरिटी होनी चाहिए। ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह हाइपोथैलेमस है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह स्प्लीन है। कौन ब्लड शुगर लेवल को कौन रेगुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, हाइपोथैलेमस है, या स्प्लीन है। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर, थोड़ा यूपीएससी का यह सवाल, निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन लिख रहे हैं, 3 कथन लिखेंगे। पहला कथन लिख रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड को एड्रीनल बनाने के लिए एड्रीनल बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। सोच लीजिएगा और तब उत्तर कीजिएगा। दूसरा तथ्य लिख रहे हैं कि आयोडीन हीनता या डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन हीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्यों में गलगंड होता है। तो तीसरा महत्वपूर्ण, आयोडीन अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है। आयोडीन पैनक्रियाज द्वारा निकलता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को
लेवल को नियंत्रण में आयोडीन अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है, पैनक्रियाज द्वारा निकलती है आयोडीन पैनक्रियाज द्वारा निकलती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करती है। 3 स्टेटमेंट आप पढ़िए और तीनों स्टेटमेंट के बाद कौन सा कथन सही है। हमारा उत्तर यह है पूछने का, कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन में दे रहे हैं ए एंड ए ऑप्शन में दे रहे फर्स्ट एंड सेकंड। बी ऑप्शन में दे रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड। सी ऑप्शन में दे रहे हैं ओनली सेकंड। और अंतिम ऑप्शन में डी में दे रहे हैं केवल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब सही उत्तर बताइए कि थायराइड ग्लैंड को एड्रीनल बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। आयोडीनहीनता के परिणाम गलगंड है। पैनक्रियाज द्वारा आयोडीन पैनक्रियाज से निकलती है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित करती है। कौन सा कथन सही है। आयोडीन निकलती कहां से है ये बता। 8वां सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर यह रहा। मनुष्य की मास्टर ग्लैंड का नाम क्या है। ए ऑप्शन दे रहे थायराइड। बी ऑप्शन दे रहे हैं पैराथायराइड। सी ऑप्शन दे रहे हैं पिट्यूटरी। कौन सी मास्टर ग्लैंड है उसका नाम बताइए। 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर। गर्भ निरोधक दवाई के रूप किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है। केमिस्ट्री में भी सवाल पूछा है, क्या वह सेल्डोस्टेरॉन है। सेल्डोस्टेरॉन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह एस्ट्रोजन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह टेस्टोस्टेरोन है। और क्या कार्टिसोल है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती हैं और क्या नुकसान भी करती हैं, ये भी कभी वक्त लगा तो ये भी समझाएंगे। तो ये था हमारा 9वां सवाल।
आइए 10वें सवाल पर। वो अंग कौन सा है, वो अंग कौन सा है जिसमें वृद्धि हार्मोन, जिसमें ग्रोथ हार्मोन बनता है? क्या वह पिट्यूटरी बॉडी है? क्या वह बोन्स है? क्या वह थायराइड है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एड्रीनल है? वह अंग कौन सा है जिसमें ग्रोथ हार्मोन बनता है? 10वां सवाल। चलिए 11वें सवाल पर। गोनैडोट्रोपिक हार्मोन्स का श्रावण गोनैडोट्रोपिक हार्मोन्स का स्राव करने वाली ग्लैंड का या ग्रंथि का गोनैडोट्रोपिक हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि बनाएगी, ये आपको बताना है। क्या हुआ? नीट का सवाल। थायराइड का पश्च भाग, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड। बी ऑप्शन दे रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। सी ऑप्शन दे रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स लीडिंग की कोशिकाएं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। तो 11वां सवाल, गोनैडोट्रोपिक हार्मोन्स का स्राव करने वाली ग्लैंड का नाम क्या है? क्या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड है, क्या एड्रीनल कॉर्टेक्स है, क्या लीडिंग सेल्स है, या एडिनो हाइपोफाइसिस है? 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर। लीवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन मतलब जो भी आपने एक्स्ट्रा खाना खा लिया उसको शरीर इकट्ठा करके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। हमारा सवाल सुनिएगा, लीवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला
प्रमुख हार्मोन प्रेरित करने वाला किसके द्वारा निकलता है? किसके द्वारा निकलता है? लीवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा निकलता है? ये ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वो पिट्यूटरी है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो पैराथायराइड है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो पैनक्रियाज है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं थाइमस है। लीवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा निकलता है? क्या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकलता है, पैराथायराइड के द्वारा निकलता है, पैनक्रियाज के द्वारा निकलता है, या थाइमस के द्वारा निकलता है? बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने 13वां सवाल। पीयूष ग्रंथि का यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रक, बल्कि ये लिख लीजिए कंट्रोलर, पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रक या कंट्रोलर कौन होता है? क्या वह पीनियल बॉडी है? क्या वह हाइपोथैलेमस है? क्या वह थायराइड है? क्या वह पीनियल बॉडी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, क्या वह एड्रीनल है? पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रक या कंट्रोलर कौन होता है? तो इस तरह से 13 सवाल हमारे पास थे, 13 सवाल हमने पूछे। अब बारी है उत्तर बताने की। सीधे पहले जवाब पर चलते हैं। आशा है इसके पहले के सेशन में हमने आपसे कहा था आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लीजिए, पढ़ा होगा। पहला सवाल, ह्यूमन बॉडी में निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा ब्लड कैल्शियम और फास्फोर्ट को रेगुलेट करता है? दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी में लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं? आपको याद होगा आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं कहां? पैनक्रियाज, पित्ताशय, सॉरी अग्नाशय में पाए जाते हैं, जिसको पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। ह्यूमन बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? आपने सुना होगा कई बार लोगों के प्रोस्टेट बढ़ते हैं, उसका साइज बढ़ जाता है, फिर प्रोस्टेटिक तकलीफ के कारण पानी को बाहर भी करते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या? क्या वो कनेक्टिव टिश्यू है? क्या वो ग्लैंड है? क्या वो मस्कुलेचर है? क्या वो मेम्ब्रेन है? इस सवाल को बहुत चिंता मत करिए कि सर ने पूछा है तो सही बताओ। ये वास्तव में एक ग्लैंड है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मैमरी ग्लैंड के दुग्ध स्राव को होने में मदद करेगा? बहुत सीधा लिखा हुआ है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। चौथा सवाल। 5वां सवाल था मनुष्य में
नवजात शिशु के स्तन से निकले जो कोलेस्ट्रम है, इसलिए मात्र दिया जाता है क्योंकि उस समय बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होती और इसलिए मां का शुरुआती दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता या एंटीबॉडी लेकर के ब्लड में पहुंचता है। यानी आप बताओ कि इसको विकास हेतु आवश्यक तो नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बी सही। निम्नलिखित में से ब्लड शुगर लेवल को कौन रेगुलेट करता है? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने की एक ही जिम्मेदारी है, और जो जिसकी जिम्मेदारी है वो बताए इसको कौन सा ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करेगा, दैट इज आइसलेट्स ऑफ लैंगर है। 7वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि इस कथन पर जाते हैं यूपीएससी का सवाल, तो ये सही कथन सिर्फ ए है, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, यानी ओनली 2 इज द राइट आंसर। देख लीजिएगा, पढ़िएगा, इसको समझिएगा। मनुष्य की मास्टर ग्लैंड का नाम क्या है? उसकी मास्टर ग्लैंड का नाम है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती? सीधा सवाल है। और क्या नुकसान करती हैं ये हम कभी न कभी आपको वीडियो देख करके समझाएंगे। और ये हार्मोन होता है गर्भ निरोध की दवाइयों के लिए एस्ट्रोजन। वो अंग कौन सा है जिसमें ग्रोथ हार्मोन बनता है? ग्रोथ हार्मोन बनाने वाली जो ग्लैंड है वो कौन सी? ग्रोथ हार्मोन आप याद करिए, वो पीछे वाला वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही बनाते हैं। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को साफ करने वाली ग्लैंड का नाम क्या है? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन हमेशा याद रखिएगा, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलता है। सभी बच्चों से नहीं बना होगा क्योंकि इस पर एडिनोहाइपोफाइसिस वाला जो है वो हिस्सा अभी हमने किसी भी लेक्चर में शामिल नहीं किया है। लीवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा निकलता है? ये 12वां सवाल है हमारा, और वो निकलने के लिए अग्नाशय का सहारा लेता है जिसको पैनक्रियाज कहते हैं। बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल और क्लास रोकने का भी समय हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रण कौन करता है? और इसमें सही जवाब होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रण करने वाला कंट्रोलर जो होता है, जिसको कई बार हमने आपको सिखाया है, बताया है, यानी हाइपोथैलेमस। इस तरह से पूरा सेशन, कॉम्पिटिटिव सेशन, आंसर राइटिंग सेशन सबको एक साथ किया। अब आप हमारे साथ जुड़े। यदि आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा हो अभी भी, तो आपको पूरी छूट है, आप सवाल पूछ सकते हैं। नहीं तो ये जब हमारी क्लास लाइव होगी आप उस समय पूछिए। कोई नया चैप्टर पढ़ना है तो हमें बताइए, उस नए चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।